हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा किया था और पढ़ा था। आज हम उग्रवादी राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं उग्रवादी राष्ट्रवाद। आंदोलन का द्वितीय चरण या उग्रवादी काल 1905 से 1919 के मध्य कांग्रेस का नेतृत्व एक नवीन उग्र विचारधारा के नेताओं यथा लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय आदि द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन के पश्चात इस नवीन विचारधारा का उदय हुआ। ये लोग नरम दल के नेताओं से भिन्न विचार रखते थे। इन उग्रवादियों ने अपना लक्ष्य स्वराज प्राप्ति रखा। उनका विचार था कि स्वशासन के बिना कोई सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने न तो हिंसा का आश्रय लिया और न सरकार के कानूनों की अवज्ञा की बात कही। उन्होंने मात्र सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाने का सुझाव दिया। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में दोनों वर्गों में टकराव हो गया। नरम दल के रस बिहारी घोष चुनाव जीत गए। उग्रवादी तिलक पराजित हुए। उन्हें कांग्रेस के निष्कासित कर दिया गया। 1908 में उन्हें 6 वर्ष की जेल हो गई। बिपिन चंद्र पाल ने अवकाश ले लिया। अरविंद घोष, पंडित चेरी और लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। जब तिलक जेल से छूटकर आए तो उग्रवादियों की पुनः गतिविधियां शुरू हो गई। 1916 ईस्वी में उग्रवादी थे कांग्रेस के पुनः प्रवेश कर गए और उनका प्रभाव एक प्रभुत्व बढ़ता ही गया। उदारवादियों और उग्रवादियों में अंतर हम बता देंगे आप लोगों को। जो उदारवादी कांग्रेस को एक कुलीन संस्था बनाना चाहते थे, लेकिन उग्रवादी कांग्रेस को एक व्यापक संस्था का स्वरूप यानी रूप जो है उनको देना चाहते थे। और उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास रखते थे। वे अंग्रेजों से स्थानीय संबंध रखना चाहते थे, लेकिन उग्रवादियों को अंग्रेजों की महत्ता और न्यायप्रियता व बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उदारवादी मामूली सी मांगों से ही संतुष्ट हो जाते थे। वे प्रशासन में सुधार चाहते थे, लेकिन उग्रवादियों का दृष्टिकोण व्यापक था। तिलक के शब्दों में, स्वतंत्रता मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उग्रवादी अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना चाहते थे। उदारवादी शांति प्रिय थे। उनके मुख्य जो शस्त्र निवेदन और मांग थे। उग्रवादियों का कहना था कि भीख मांगने से स्वराज नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। तो ये था अंतर। अब उग्रवादी की जो उत्पत्ति के कारण हम आप लोग को बताएंगे कि हम पहला देखेंगे अंग्रेजों की शोषण नीतियां, और दूसरा धार्मिक एवं सामाजिक प्रगति, तीसरा आर्थिक असंतोष, बंगाल का विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन, और उदारवादी की नीतियों के जो प्रति असंतोष था, और प्राकृतिक प्रकोप, लॉर्ड कर्जन जो थे उनकी दमनकारी नीतियां, विदेशों से भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। आप लोगों को एक एक करके विस्तार में बताएंगे। तो पहले हम देखेंगे अंग्रेजों की शोषण नीति का पर्दाफाश। जो पहला है, उग्रवादी आंदोलन के प्रारंभ होने का एक कारण अंग्रेजों की शोषण नीति का पर्दाफाश होना था। अंग्रेजों की शोषण नीति का पर्दाफाश करने में विभिन्न लेखों और पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसका श्रेय
इसका श्रेय दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद चरलू एवं मदन मोहन मालवीय आदि को जाता है। धार्मिक एवं सामाजिक प्रगति: स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, एनी वेस्टन, ठीक है, एनी वेसेंट तथा बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह बताया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति श्रेष्ठ है। भारत का भूतकाल सर्ववर्णीय तथा और इसे दोबारा बनाया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उग्र राष्ट्रवाद के लिए जमीन तैयार की। तीसरा, आर्थिक असंतोष: अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण हथकरघा उद्योग समाप्त हो गया था। श्रमिक बेरोजगार हो गए थे। कृषकों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थे। चौथा, बंगाल का विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन की उग्रवाद के उदय का कारण रहा। लॉर्ड कर्जन ने सबसे कूटनीतिक कार्य 1905 में किया और वह बंगाल का विभाजन था। बंगाल लॉर्ड कर्जन के समय एक बहुत बड़ा प्रांत था। लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य न केवल शासन सुविधा के लिए बंगाल को बांटना था, अपितु हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर राष्ट्रीय एकता को तोड़ना था। इस हेतु उसने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को बताया कि बंगाल के बंटवारे से पूर्वी बंगाल में उसका बहुमत हो जाएगा और उन पर हिंदुओं की प्रधानता नहीं रहेगी। जनता ने इसका विरोध सभाओं के माध्यम से किया। लोग मंडली बनाकर निकलते और वंदे मातरम से सारा वातावरण गुंजा देते थे, यानी गूंज उठता था। सरकार ने दमन का सहारा लिया। जवाब में भारतीयों ने विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई, मतलब जो विदेशी कपड़े थे उनका बहिष्कार किया और स्वदेशी कपड़ों का अपनाया। गोखले ने भारत सचिव से बंगाल का विभाजन रद्द करने हेतु बहुत प्रार्थना की, परंतु भारत सचिव लॉर्ड मोरले ने स्पष्ट रूप से ऐसा करने से मना कर दिया। फलस्वरूप लोगों में उदारवादियों की नीतियों से विश्वास उठ गया, जिससे उग्रवाद को बल मिला। सेकंड देखते हैं, उदारवादियों की नीतियों के प्रति असंतोष। उदारवादियों की प्रार्थना अज्ञापन एवं विरोध की नीति से असंतुष्ट थे। उग्रवादियों ने इंग्लैंड में भारतीयों की समस्याओं के प्रचार प्रसार में नीतियां अपनाई, यानी जो नीति थी उसको अपनाया। उससे भी उग्रवादी में असंतोष था। सेकंड, प्राकृतिक प्रकोप। इसी समय अकाल तथा प्लेग की बीमारियां फैली थी, जिसमें दक्षिणी भारत में अकाल के कारण 2 करोड़ लोगों की मृत्यु कुपोषण के शिकार हो गए थे। 1876 में 1900 के बीच लगभग 95 अकाल पड़े। इससे मुक्ति दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई भी प्रयास नहीं किया। दूसरा, विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। अंग्रेजों ने विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया। अंग्रेज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और अभिजाति मानते थे। अंग्रेजों ने भारतीयों की राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया था। लॉर्ड कर्जन का दमनकारी नीतियां। कर्जन का काल राजनीतिक भूलों से भरा हुआ था।
उसने अनेक नियम पारित कर भारतीयों की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया। बंगाल के विभाजन ने उग्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन सर्वाधिक निंदनीय कार्य था। उग्रवादियों का मूल्यांकन। उग्रवादियों का संगठन शक्ति और आत्मनिर्भरता पर अधिक बल था। वे जन चेतना को जगाकर राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता पर दबाव डालकर राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। मातृभूमि के प्रति कष्ट सहिष्णु होना, त्याग तथा आत्मनिर्भरता उग्रवादियों की प्रमुख कार्य पद्धति थी। लखनऊ पैक्ट और मुस्लिम लीग का अलग से हम वीडियो बना देंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।